अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि मैं बताना शुरू करूं कि सेल्स कैसे डिवाइड होते हैं, डीएनए की वोकैब्युलरी के बारे में बात करना बहुत कारआमद रहेगा। इसमें बहुत सारे अल्फाज हैं जो कि सुनने में भी एक जैसे लगते हैं मगर बहुत कंफ्यूजिंग और परेशान करने वाले हैं। जिस पहलू के बारे में मैं बात करूंगी वो ये है कि कैसे डीएनए खुद को रेप्लिकेट करता है, यानी अपनी कॉपीज बनाता है या नकल बनाता है, या कैसे प्रोटीन्स बनाता है। इसके बारे में हम पिछली डीएनए की वीडियोस में भी बात कर चुके हैं। तो अब मैं डीएनए का छोटा-सा सेक्शन बनाऊँगी। तो जैसे मेरे पास हैं, एक ए है, एक जी है, एक टी है। चलें, यानी 2 टीज़ और 2 सीज़। छोटा-सा सेक्शन जो कि आगे लेके जाया जा सकता है। और ज़ाहिर है कि ये डबल हीलिक्स है। इसके अपने कॉरेस्पॉन्डिंग बेसेस हैं। इसको मैं इस कलर में, इस रंग में दिखा देती हूँ। तो ए कॉरेस्पॉन्ड करता है टी के साथ, जी करता है सी के साथ। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है सी के साथ। टी का ए के साथ, टी का ए के साथ, सी का जी के साथ, सी का जी के साथ, और ये बिल्कुल ऐसे ही चलता रहता है। तो इस डीएनए को प्रोसेसेस करने होते हैं, कुछ मराहिल से गुजरना होता है। एक तो ये कि जब आप बॉडी सेल्स से डील कर रहे होते हैं और आपको अपने स्किन सेल्स की मज़ीद वर्जन्स या मज़ीद शक्लें बनानी होती हैं, तो आपके डीएनए को खुद को कॉपी करना होता है, और इस प्रोसेस को, इस मरहले को कहते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन। आप डीएनए को रेप्लिकेट कर रहे हैं। तो मैं रेप्लिकेशन करती हूँ तो ये डीएनए खुद को कैसे कॉपी कर सकता है, और ये चंद में से एक खूबसूरत बात है डीएनए के इस स्ट्रक्चर या इसकी साख्त के हवाले से, रेप्लिकेशन। तो अब मैं एक इंतहाई आसान लफ्ज़ों में इसको बताने की कोशिश कर रही हूँ, यानी कि इंतहाई ग्रॉस ओवर सिंप्लीफिकेशन है ये इस चीज़ की। तो ये ख़्याल है, एक आइडिया है कि ये दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और ये खुद ब खुद नहीं होता। इसको प्रोटीन्स और एंजाइम्स फैसिलिटेट करते हैं या इसकी मदद करते हैं ऐसा करने में। मगर मैं माइक्रोबायोलॉजी की डिटेल्स आगे की वीडियोज़ में डिस्कस करूँगी, फ़िलहाल नहीं। तो ये लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और जब ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो क्या होता है, मैं बताती हूँ। तो अभी हमारे पास डबल हीलिक्स आ गए। ये सब कनेक्टेड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, ये बेस पेयर्स हैं। अब ये एक दूसरे से अलग हो गए, तो अब जब दोनों अलग हो चुके हैं तो इनमें से हर एक क्या कर सकता है, ये एक दूसरे का टेम्पलेट बना सकते हैं। तो अब अगर ये अकेला बैठा हुआ है तो थायमीन बेस इसको यहाँ आके ज्वाइन कर सकता है या इससे जुड़ सकता है। तो अब ये न्यूक्लियोटाइड्स सब यहाँ पे लाइन अप करने लगेंगे, एक साथ एक कतार में आ जाएंगे। तो अब आपके पास है थायमीन और एक साइटोसिन और फिर एक एडेनिन, एडेनिन गोनिन गोनिन, और यही होता रहेगा। और फिर इस दूसरे हिस्से में, इस दूसरे ग्रीन स्ट्रैंड में जो पहले इस ब्लू स्ट्रैंड के साथ अटैच था, बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ था, यही होगा। हमारे पास है यहाँ एडेनिन, एक ग्वानिन, थायमीन, थायमीन, साइटोसिन, साइटोसिन। तो अभी क्या हुआ, इनको अलग करके, इनके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को अट्रैक्ट करके हमने इस मॉलिक्यूल को डुप्लीकेट कर दिया। ठीक है? हम बाद में इसकी माइक्रोबायोलॉजी में भी जाएँगे। मगर अभी आइडिया समझने के लिए है, इस तरह से डीएनए अपनी कॉपीज़ बनाता है। ख़ास के जब हम बात करते हैं मायोसिस की या माइटोसिस, तो हम कह सकते हैं कि ये वो स्टेज है जहाँ रेप्लिकेशन होती है। अब जो दूसरी चीज़ के बारे में आप सुनेंगे, और मैंने इसकी बात डीएनए की वीडियोज़ में की थी, वो है ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए वीडियो में मैंने इस पे ज़्यादा गौर नहीं किया था या ज़्यादा फोकस नहीं किया कि डीएनए कैसे खुद को डुप्लिकेट करता है। मगर इस डबल हेलिक्स डिज़ाइन की एक खूबसूरत बात ये है कि इसको डुप्लिकेट करना बहुत ही आसान है। आपने सिर्फ 2 स्ट्रिप्स, 2 हेलिसेस को आधा किया, और फिर वो टेम्पलेट बन गए दूसरे वाले का, और आपके पास आ गया डुप्लिकेट। तो अब इस डीएनए को प्रोटीन्स में बनने के लिए हमें ट्रांसक्रिप्शन की ज़रूरत होती है। मगर ये एक इंटरमीडिएट स्टेप है, और वो स्टेप है जिसमें आप डीएनए से एमआरएनए की तरफ जाते हैं, और फिर एमआरएनए न्यूक्लियस के सेल को छोड़कर राइबोसोम में चला जाता है, और मैं इस बारे में अभी 1 मिनट में बात करूँगी। तो हम यही चीज़ कर सकते हैं। तो ये मौसूफ़ एक दफ़ा फिर से ट्रांसक्रिप्शन के दौरान भी 2 हिस्सों में तक़सीम हो जाएँगे। तो वो था तक़सीम होने का एक हिस्सा, और ये हुआ दूसरा हिस्सा इधर। मगर शायद ऐसे करना ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है? तो मैं ये वाला डिलीट कर देती हूँ। तो अभी ऐसा करते हैं कि ग्रीन साइड को ट्रांसक्राइब करते हैं इधर, और मैं इसको मिटा देती हूँ।
तो अब क्या होता है कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के बजाय न्यूक्लियोटाइड्स पेयर अप कर जाती हैं डीएनए के इस स्ट्रैंड के साथ, और आपके पास जो ये राइबोन्यूक्लिक एसिड या आरएनए है वो इसके साथ पेयर अप कर जाता है। और मैं आरएनए को यहाँ मजेंटा कलर में लिखूंगी। तो इसके साथ आरएनए पेयर अप कर जाएगा, यानी जुड़ जाएगा, इसके साथ अपनी जोड़ी बना लेगा। तो थायमीन डीएनए की साइड पर एडेनिन के साथ होगा, यहाँ ग्वानिन ग्वानिन के साथ पेयर अप करेगा। अब जब हम थायमीन के बजाय आरएनए की बात करते हैं तो हमारे पास है यूरेसिल, यूरेसिल साइटोसिन साइटोसिन, और ये चलता रहता है। तो ये है एमआरएनए। तो अब जब ये अलग होता है, एमआरएनए अलग होता है, तो ये न्यूक्लियस छोड़ देता है और अब आपके पास है ट्रांसलेशन। ये जा रहा है एमआरएनए से। आपको याद है डीएनए वाली वीडियो में मेरे पास एक टीआरएनए था, वही ट्रांसफर आरएनए जो इन ट्रक्स जैसे होते हैं और अमाइनो एसिड्स को एमआरएनए लेके जाते हैं, और ये सब सेल्स के इन पार्ट्स के इन हिस्सों के अंदर होता है जिनको हम राइबोसोम्स कहते हैं। मगर ट्रांसलेशन एमआरएनए से प्रोटीन्स में जाने को कहते हैं, और ये हमने देखा कि कैसे होता है। आपके पास इधर ये मौसूफ हैं, मैं इधर एक कॉपी बना देती हूँ, पूरा कॉपी कर लेती हूँ। ये मौसूफ अलग होते हैं, पीछे न्यूक्लियस छोड़ते हैं, और फिर हमारे पास वो जो टीआरएनए ट्रक्स थे जो ड्राइव करते थे, तो शायद मेरे पास टीआरएनए हो तो एडेनिन एडेनिन ग्वानिन, और ग्वानिन ये है टीआरएनए, ये कोडॉन है। कोडॉन 3 बेस पेयर्स होते हैं और इनसे कुछ अमाइनो एसिड्स जुड़े हुए या अटैच्ड होते हैं, और फिर आपके पास टीआरएनए का कोई और पीस होता है जैसे कि यूरेसिल साइटोसिन एडेनिन, और इसके साथ दूसरी तरह का अमाइनो एसिड अटैच्ड है। फिर अमाइनो एसिड्स एक दूसरे से अटैच्ड हो जाते हैं और एक अमाइनो एसिड की लंबी चेन बना लेते हैं जो कि प्रोटीन होती है, और प्रोटीन्स ये अजीब कॉम्प्लिकेटेड से शेप्स बनाते हैं। तो ये इसलिए कि आपको सब समझ में आ जाए। तो अगर हम डीएनए से शुरू करते हैं और हम कॉपीज बना रहे हैं डीएनए की, ये है रेप्लिकेशन। आप डीएनए को रेप्लिकेट कर रहे हैं, और अगर आप डीएनए से शुरू कर रहे हैं और आप एमआरएनए बना रहे हैं डीएनए के टेम्पलेट से, तो ये हुआ ट्रांसक्रिप्शन। आप इंफॉर्मेशन को एक फॉर्म से या एक शक्ल से दूसरी फॉर्म में ट्रांसक्राइब कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अब जब एमआरएनए सेल्स के न्यूक्लियस को छोड़ता है, इसको मैं बनाकर समझाती हूँ, एक सेकेंड। यहाँ एक पूरा सेल है, हम सेल के स्ट्रक्चर को बाद में पढ़ेंगे। ये सेल है, न्यूक्लियस इसका सेंटर है, और इधर ही सारा डीएनए बैठा हुआ होता है, और सारी रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन इधर ही होती है। मगर एमआरएनए सेल छोड़ देता है और फिर राइबोसोम्स में, जिसके बारे में हम बात करेंगे, ट्रांसलेशन होती है और प्रोटीन्स बनते हैं। तो एमआरएनए से प्रोटीन तक जाने को ट्रांसलेशन कहते हैं, यानी आप जेनेटिक कोड से ऐसा कहा जा सकता है कि प्रोटीन कोड में ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो ये है ट्रांसलेशन। ये सारे अल्फाज वो अल्फाज हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह कि बात हो क्या रही है, और आप जब भी इन प्रोसेसेस और मराहिल की बात करें तो सही लफ्ज़ों में इसका इस्तेमाल करें हमेशा। अब दूसरा हिस्सा डीएनए की वोकैबुलरी का या ज़ख़ीरा अल्फाज का जो है, वो है जब मैंने पहली दफ़ा सुना और सीखा तो मुझे बहुत कन्फ्यूजिंग लगा था। वो हैं क्रोमोसोम्स। मैं इनको यहाँ लिख रही हूँ ताकि आपको अभी से पता चल जाए कि ये कितने कन्फ्यूजिंग हैं। क्रोमोसोम, क्रोमैटिन और क्रोमैटिड। क्रोमोसोम, क्रोमैटिन और क्रोमैटिड। तो क्रोमोसोम क्या होता है? तो हमारे पास डीएनए होता है, डीएनए का स्ट्रैंड होता है जो कि डबल हीलिक्स होता है। अगर मैं इसको यहाँ थोड़ा करीब से देखूँ या ज़ूम इन करूँ तो ये स्ट्रैंड दरअसल 2 अलग हेलिसेस हैं, और ज़ाहिर है कि इनके बेस पेयर्स जॉइंड अप हैं, यानी मिले हुए हैं। तो मैं ये बता दूँ कि जब मैं ये 2 ग्रीन लाइन्स बना रही हूँ, ये दरअसल डबल हीलिक्स हैं। डबल हीलिक्स रैप होते हैं प्रोटीन के गिर्द, जिनको कहते हैं हिस्टोन्स। तो समझें जैसे ये रैप होता है ऐसे, और ये रैप होता है ऐसे, और इधर आपके पास ये चीज़ें हैं जिनको कहते हैं हिस्टोन्स, जो कि ये प्रोटीन्स हैं। अब जो ये स्ट्रक्चर है, जब हम बात करते हैं डीएनए की इन प्रोटीन्स के साथ जो कि इसको स्ट्रक्चर देती हैं, और फिर ये प्रोटीन्स दरअसल रैप होते हैं मज़ीद से मज़ीद तर, और फिर अपने सेल लाइफ के स्टेज के हिसाब से हमारे पास मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की जो कि डीएनए है, और हम इसको मिलाते हैं प्रोटीन्स के साथ, तो आप बात कर रहे हैं क्रोमैटिन की। तो ये हुआ डीएनए, और इसके साथ इसको आप स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के तौर पर भी देख सकते हैं, जो डीएनए को इसका शेप देते हैं और इसकी शक्ल देते हैं। तो जैसे ये एक सेल का न्यूक्लियस है, मैं इधर बहुत वेल डिज़ाइन स्ट्रक्चर्स, यानी बहुत ही अच्छी तरह ये स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये हुआ एक,
और ये एक और हो सकता है, शायद ये थोड़ा छोटा है। और फिर इसमें है होमोलोगस क्रोमोसोम, तो मैं क्रोमोसोम बना रही हूँ, ठीक है? और इनमें हर एक क्रोमोसोम जो मैंने पिछली वीडियो में किए थे, असल में इस डीएनए के लंबे स्ट्रक्चर्स हैं। डीएनए की लंबी चेन्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ टाइटली रैप या बहुत ज़्यादा ज़ोर से टाइटली जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे में लिपटी हुई हैं। तो जब मैंने इसको ऐसे बनाया, तो अगर हम ज़ूम इन करें और इसको करीब से देखें तो आपको एक स्ट्रैंड दिखेगा और वो अपने गिर्द बिल्कुल ऐसे रैप हुआ है या लिपटा हुआ है। और फिर ये है होमोलोगस क्रोमोसोम। और याद रखना है कि वेरिएशन वाली वीडियो में मैंने ये बात की थी कि होमोलोगस क्रोमोसोम की जो कोड होता है सेम जीन के लिए, मगर इसका वर्जन मुख्तलिफ होता है। तो अब यानी ये ब्लू आया है अब्बू की तरफ से और रेड आया है अम्मी की तरफ से, मगर ये कोड कर रहा है सेम जीन्स के लिए। तो जब हम इस चेन की बात करते हैं, जैसे कि ये वाली जो मुझे मेरे अब्बू के डीएनए से स्ट्रक्चर में मिली है, इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। तो अब अगर हम आम तौर पर बात करें और मैं इधर ये क्लियर कर दूं, डीएनए ऐसा शेप या ऐसी शक्ल ज़िंदगी के सिर्फ कुछ ख़ास मराहिल में लेता है जब वो खुद को दरअसल रेप्लिकेट कर रहा होता है। तब नहीं, नहीं तब नहीं जब रेप्लिकेट कर रहा हो, तब तब करता है जब सेल डिवाइड हो रहे होते हैं। इससे पहले कि वो डिवाइड हो, डीएनए ऐसा बहुत वेल डिफाइंड शेप और बहुत वाज़ेह शेप या वाज़ेह शक्ल इख्तियार कर लेता है। सेल की ज़्यादातर ज़िंदगी जब डीएनए अपना काम कर रहा हो, जब वो प्रोटीन्स बना रहा हो, प्रोटीन्स क्रिएट कर रहा हो या प्रोटीन्स डीएनए से ट्रांसक्राइब्ड या ट्रांसलेट हो रहे हों, डीएनए इस तरह से बंडल्ड अप नहीं होता या जमा नहीं हुआ होता। क्योंकि अगर वो ऐसा ही बंडल्ड अप होंगे या ऐसे जमा हुए हुए होंगे एक दूसरे के ऊपर, तो रेप्लिकेशन में और फिर ट्रांसक्रिप्शन मशीन को डीएनए लाने में, प्रोटीन बनाने में और हर चीज़ में बहुत मुश्किल होगी। नॉर्मली आम तौर पे डीएनए, मैं एक और न्यूक्लियस बिल्कुल पहले जैसा यहाँ पर बना देती हूँ। नॉर्मली या आम तौर पर आप इसको नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप में देख भी नहीं सकते। ये इतना बारीक होता है। डीएनए स्ट्रैंड बिल्कुल सेपरेट हुआ होता है सेल के इर्द-गिर्द। मैं बना रही हूँ इसे यहाँ। दूसरा वाला शायद कुछ ऐसा हो, ठीक है? आपके पास इससे शॉर्टर स्ट्रैंड्स या छोटे स्ट्रैंड्स भी हैं और वो कुछ ऐसे हैं, और ये सब आप देख भी नहीं सकते। ये इस तरह के वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स में नहीं होता। नॉर्मली ये आम तौर पे ये ऐसा होता है और इनके पास एक और शॉर्ट स्ट्रैंड या छोटा वाला स्ट्रैंड होता है जो ऐसा होता है। बड़ा सा डीएनए और प्रोटीन्स की कॉम्बिनेशंस का ऐसा गुच्छा उलझा हुआ नज़र आएगा और इसको लोग आम ज़बान में क्रोमैटिन बुलाते हैं। क्रोमैटिन, टिन टिन टिन, नॉट टिड, टिन। सो ये है क्रोमैटिन। तो ये जो अल्फाज हैं ये बहुत उलझाने वाले हैं और बहुत कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, लेकिन इनका आम तौर पर इस्तेमाल तब है जब आप एक वेल डिफाइंड डीएनए चेन की बात कर रहे हों, वो भी ऐसे एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर में जो कि है क्रोमोसोम। क्रोमैटिन या तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को कहा जाता है, यानी डीएनए और प्रोटीन्स की कॉम्बिनेशन को, जो कि इसका स्ट्रक्चर या इसकी साख बनाते हैं, या फिर ये मल्टीपल क्रोमोसोम्स के इस पूरे मेस को, इस पूरे झुरमट को कहा जा सकता है जिसमें सारे क्रोमोसोम्स और सारे डीएनए और सारे प्रोटीन्स आपस में जंबल्ड अप हों या गुत्थम गुत्था हों या एक गुच्छा बनाया हुआ हो इन्होंने आपस में। तो मुझे ये क्लियर करना था। अब अगला लफ्ज़ जो है, आखिर क्या है ये लफ्ज़? क्या है ये क्रोमैटिड? टिड क्या है ये क्रोमैटिड? दरअसल सिर्फ अगर मैंने पहले नहीं बताया, जो कि मुझे याद नहीं है कि मैंने इनको लेबल भी किया था या नहीं, ये प्रोटीन्स जो क्रोमैटिन को स्ट्रक्चर देते हैं या जो क्रोमैटिन को बनाते हैं या जो क्रोमोसोम्स को स्ट्रक्चर देते हैं, इनको कहते हैं हिस्टोन्स। और इनकी मल्टीपल टाइप्स या मुख्तलिफ किस्में होती हैं जो कि मुख्तलिफ लेवल्स पे स्ट्रक्चर देती हैं, इनको साख देती हैं मुख्तलिफ मराहिल में, और इसको हम मज़ीद डिटेल में करेंगे। तो वापस आते हैं क्रोमैटिड पे। क्रोमैटिड क्या होता है? जब डीएनए रेप्लिकेट होता है, फ़र्ज़ करते हैं ये पहले मेरा डीएनए था, ये वाला, ठीक है? अपनी नॉर्मल हालत में था, मेरे पास एक वर्जन था अपने अब्बू की तरफ से और एक वर्जन था अपनी अम्मी की तरफ से। अब फ़र्ज़ करें ये रेप्लिकेट हुआ, तो मेरा अब्बू की तरफ से मिला हुआ वर्जन पहले ऐसा है, डीएनए का एक बड़ा सा स्ट्रैंड है, ये अपना एक और वर्जन बना लेता है जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल है, जो कि बिल्कुल मिलता-जुलता है, अगर मशीनरी ने बिल्कुल सही काम किया है तो। तो आइडेंटिकल पीस ऐसा नज़र आएगा, जो एक जैसा है, एक जैसा दिखने वाला, आइडेंटिकल। और ये शुरू-शुरू में एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं या जुड़े हुए होते हैं। एक दूसरे से एक जगह पर जुड़ जाते हैं जिसको कहते हैं सेंट्रोमीटर।
अब हालाँकि मेरे पास 2 स्ट्रैंड्स हैं इधर और आपस में जुड़े हुए हैं, जब मेरे पास ये 2 स्ट्रैंड्स होंगे जिनके अंदर बिल्कुल एग्ज़ैक्ट, तो मेरे पास ये स्ट्रैंड है इधर और फिर मेरे पास है मैं इसको अलग तरह से 1 सेकंड इसको अलग तरह से बनाती हूँ। मैं इसको बहुत सारे तरीक़ों से भी बना सकती हूँ। मैं कह सकती हूँ कि ये एक स्ट्रैंड इधर है और फिर मेरे पास एक और है इधर। अब मेरे पास 2 कॉपीज़ हैं और ये 2 कोड कर रही हैं एग्ज़ैक्ट एक डीएनए के लिए, ये आइडेंटिकल हैं, एक जैसी हैं। मैं अब भी इसको क्रोमोसोम ही कहूँगी, क्रोमोसोम ही बुलाऊँगी या पुकारूँगी। क्रोमोसोम, ये पूरी चीज़ अभी भी क्रोमोसोम कहलाएगी, लेकिन अब एक-एक इंडिविजुअल कॉपी क्रोमैटिड कहलाएगी। तो ये हुआ एक क्रोमैटिड और ये हुआ दूसरा क्रोमैटिड। कभी-कभी ये सिस्टर क्रोमैटिड्स भी कहलाई जाती हैं। हम इनको ट्विन क्रोमैटिड भी यानी जुड़वां क्रोमैटिड भी बुला सकते हैं, क्योंकि इनकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या जेनेटिक मालूमात एक जैसी होती है। तो इस क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड्स हैं। अब इससे पहले जब रेप्लिकेशन हुई थी या जब डीएनए ने खुद को डुप्लीकेट किया था, आप कह सकते थे कि ये वाला क्रोमोसोम इधर यानी अब्बू वाले का एक क्रोमैटिड है। आप इसको क्रोमैटिड कह सकते थे, हालाँकि ऐसा आम तौर पर नहीं होता। लोग क्रोमैटिड के बारे में बातें शुरू कर देते हैं जैसे ही आपके पास ऐसे 2 आते हैं एक क्रोमोसोम में। और हम माइटोसिस और मियोसिस में सीखेंगे कि ये क्रोमैटिड्स 2 अलग हो जाते हैं और एक बार जब अलग हो जाते हैं तो डीएनए का वही स्ट्रैंड जिसको हम क्रोमैटिड कह रहे थे, अब आपको इनको इंडिविजुअली या अलग-अलग क्रोमोसोम्स कहना होगा या आप इसको क्रोमोसोम्स कहेंगे। तो ये एक है और ये एक। और आ गया जो कि शायद इस सिम्त की तरफ सेपरेट हो जाए या अलग हो जाए। मैं ये वाला सर्कल ग्रीन से बना देती हूँ, तो ये वाला शायद मूव हो जाए या हिल जाए यहाँ से ऐसे, और जो मैंने ऑरेंज में सर्कल किया है वो शायद ऐसे मूव हो जाए। अब जब एक दफ़ा ये अलग हो गए और अब ये सेंट्रोमीटर पर कनेक्टेड नहीं हैं या जुड़े हुए नहीं हैं, जिसको हम ओरिजिनली या बुनियादी तौर पर 2 क्रोमैटिड्स वाला एक क्रोमोसोम कह रहे थे, अब 2 अलग-अलग क्रोमोसोम्स कहलाएँगे। या हम कह सकते हैं कि हमारे पास 2 अलग क्रोमोसोम्स हैं जो कि दोनों एक-एक क्रोमैटिड से बने हुए हैं। हाय! तो उम्मीद है कि थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर हुई होंगी, थोड़े बहुत डीएनए के जार्गन्स, डीएनए की वोकैब्युलरी क्लियर हुई होगी। मुझे हमेशा ये सब कुछ बहुत कन्फ्यूज़िंग, बहुत परेशान-कुन लगता था, मगर ये हमारे काम आएँगे जब हम माइटोसिस और मियोसिस समझ रहे होंगे। और मैं कहूँगी कि हाँ, तो क्रोमोसोम्स बन जाते हैं क्रोमैटिड्स। और आप सोचेंगे कि 1 मिनट, ये एक क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम्स कैसे बन गया? और क्रोमैटिड कैसे क्रोमोसोम बन गया? और ये सब वोकैब्युलरी के इर्द-गिर्द ही घूमता रहता है। मैं ज़रूर अलग वोकैब्युलरी चुनती बजाय इसके कि इसको क्रोमोसोम कहूँ और इनको अलग-अलग मैं क्रोमोसोम कहूँ, मगर अब ऐसे ही इनको नाम दिया गया है तो क्या कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ़ अगर आपको जानने का शौक है तो शायद आप सोच रहे हों कि ये लफ्ज़ क्रोमो आया कहाँ से? आपको अगर याद हो तो पुरानी कोडैक फ़िल्म्स को क्रोमो कलर कहते थे। क्रोमो दरअसल रंग या कलर को कहा जाता है और कलर से ही रिलेट किया जाता है। मेरे ख़्याल से ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब भी कलर या रंग है, और इसको ये लफ्ज़ मिला क्योंकि जब लोगों ने इसको देखना शुरू किया यानी सेल के न्यूक्लियस में देखना शुरू किया, तो वो डाई लगाते थे ऐसा करने के लिए, और ये चीज़ें जिनको हम क्रोमोसोम कहते हैं, वो डाई को पकड़ लेता था या डाई को टेक अप कर लेता था, जिसको हम लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते थे। और सोम का लफ्ज़ आया है सोमा से, जिसका मतलब है बॉडी या जिस्म। तो ये कुछ हो गया कलर्ड बॉडी या रंगीन जिस्म, इसलिए इसको कहते हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमैटिन्स भी टेक अप कर लेंगे या ले लेंगे, लेकिन अभी हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सब क्लियर हो गया होगा, ये सारा क्रोमैटिड, क्रोमोसोम, क्रोमैटिन की जो बहस है। और अब हम कुछ हद तक तैयार हो गए हैं मायोसिस और माइटोसिस को अच्छी तरह पढ़ने और समझने के लिए। तो आज के लिए इतना ही।